आप सबका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हम लोग वैदिक शिक्षा पर अध्ययन किए थे। वैदिक शिक्षा के अध्ययन के पश्चात उसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, उसका अध्ययन हमको करना है। गुण और दोष। साथियों, वैदिक शिक्षा का जो हम अध्ययन किए उससे हमको ये मालूम हुआ कि प्राचीन काल से लेकर आज तक वैदिक शिक्षा ने हमको बहुत कुछ दिया है। वैदिक शिक्षा अनेक शताब्दियों तक प्रचलित रही है और तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी किया है। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इसी वैदिक कालीन शिक्षा की देन रही है। अनेक विचारकों का जन्म, अनेक विद्वानों का जन्म इसी वैदिक कालीन शिक्षा के पश्चात हुआ है। इसी वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा ऐसे विद्वानों का प्रादुर्भाव हुआ है और इसका जो सबसे बड़ा लाभ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं में अपने देश के ही नहीं बल्कि इस संसार में अनेकों देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। ऐसी कुछ विशेषता तो रही होगी, ऐसे कुछ गुण तो रहे होंगे जो अपनी ओर आकर्षित करते थे, किंतु अनेकों दोष भी आ गए। समय के साथ साथ ऐसे कुछ विचारकों का भी प्रादुर्भाव हुआ जो उस पे एकाधिकार स्थापित हुआ और शिक्षा रूढ़वादी औपचारिक वर्ग विशेष तक रह गई। फिर यह समाज जो अपनी आवश्यकता के लिए शिक्षा प्रणाली का विकास करता है, शिक्षा व्यवस्था करता है, उस समाज की आवश्यकता की पूर्ति यह वैदिक शिक्षा नहीं कर पाई और नतीजा यह हुआ कि एक नए शिक्षा प्रणाली का जन्म हो गया। ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैदिक शिक्षा में जो दोष आए उसका समाधान होना चाहिए। सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा के क्या गुण रहे हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं रही हैं जिसके कारण अपने देश के ही नहीं बल्कि विश्व के विद्यार्थी, विश्व के देशों के विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिए आते थे। वैदिक आदर्शों, मूल्यों, श्रद्धा, सेवा, भक्ति, आदर, आत्मानुशासन, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब ऐसे गुण थे जो विश्व के मानवों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। ऐसे विशेषताओं का हम जिक्र करना चाहेंगे। जो सबसे पहली विशेषता है, गुण है, वह है वैदिक शिक्षा की आदर्शवादिता और उच्च विचार। आदर्शवादिता और उच्च विचार। वैदिक काल में आदर्श और मूल्यों पर विशेष जोर दिया जाता था। सादा जीवन, उच्च विचार, ये सभी को इसका पालन करना होता था और ये ऐसा गुण था जो सबको धारण करना होता था और उसके अनुसार सब अपना जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन, कठोर अनुशासन
आत्म अनुशासन का उस समय जोर था। स्नेह श्रद्धा आधारित परिवेश भी था। स्नेह आस्था आधारित परिवेश, स्नेह आस्था श्रद्धा आधारित परिवेश था। तीसरी जो विशेषता थी वह गुरु शिष्य संबंध की थी, जो मधुर था, अनुकरणीय था और स्वानुशासन पर बल दिया जाता था। स्वानुशासन भी था। स्वानुशासन, गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल में अत्यंत मधुर थे। दोनों मिलकर आश्रम की व्यवस्था संचालित करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। गुरु शिष्य, गुरु पुत्रवत व्यवहार करता था और शिष्य पिता तुल्य व्यवहार करता था। तो मधुर अनुकरणीय संबंध थे। अगली जो विशेषता है वह संस्थाओं के स्थापना से है। शांत परिवेश था, शुद्ध वातावरण। शुद्ध वातावरण में, शांत परिवेश में संस्थाओं की स्थापना, यह भी विशेषता थी। कोलाहल से दूर संस्थाओं की स्थापना होती थी और उसमें मानवता और बंधुत्व भावना का विकास होता था। मानवता और बंधुत्व भावना का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम शास्त्रों में भी पढ़ते थे वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चर्चा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व को बंधुत्व के समान माना गया है। पूरे परिवार को, धरती को परिवार माना गया है। ऐसी भावना का विकास वैदिक कालीन शिक्षा में होता था। वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति, चाहे वह प्रदर्शन विधि हो, अनुकरण विधि हो, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, तर्क विधि होती थी जो अपनाई जाती थी, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब विधियां वैज्ञानिक विधियां हैं और आज भी इनका प्रयोग कक्षाओं में होता है। वैज्ञानिक शिक्षण विधि, छोटी कक्षाओं का आयोजन, छोटी कक्षाओं का आयोजन, छोटी कक्षाओं का आयोजन होता था। सरल जीवन, दुर्व्यसनों से रहित जीवन वैदिक काल की विशेषता थी। सरल और दुर्व्यसनों से रहित जीवन, यह भी विशेषता थी। और जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह है
समावर्तन उपदेश। समावर्तन उपदेश। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य जीवन के पश्चात अंत में समावर्तन संस्कार होता था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थियों को समावर्तन संस्कार करना पड़ता था विद्यार्थियों को, और उस समावर्तन संस्कार में गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाते थे, दीक्षा दी जाती थी, जिसका प्रयोग गृहस्थ जीवन में आगे चलकर वह सन्यासी, वह ब्रह्मचारी जीवन में करता था, गृहस्थ जीवन में करता था। और वह तैत्तिरीयोपनिषद के उपदेश जो गुरु देता था, वह परंपरा आज भी अनुकरणीय है। आज भी हमारे विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली के उपदेश दिए जाते हैं। आज भी उसका पूरा प्रयोग होता है। वह उपदेश परिवार, समाज, राष्ट्र के उत्थान के लिए अत्यंत लाभदायक था, उपयोगी था और आज भी उपयोगी है, निरंतर बना हुआ है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुणों को आत्मसात करते हुए, बताते हुए मुदालियर, डॉक्टर मुदालियर ने, आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष डॉक्टर मुदालियर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत, भारतीय विरासत को पहचानने दो जो अपनी है, और ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की आत्मा को पहचाने और उसका अनुसरण करें। यह विशेषता, यह गुण, यह वैदिक शिक्षा भारत की आत्मा है। इस भारत की आत्मा को युवा पीढ़ी को पहचानना होगा और पुनः अपनी ख्याति को प्राप्त करना होगा। लेकिन यह विशेषता उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्षीण होती गई, एकाधिकार होता गया और यह शिक्षा रूढ़वादी, औपचारिक, वर्ग विशेष तक सिमट कर रह गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरा धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी कौन सी कमियां थी जो इस प्रणाली में दोष पैदा कर दी, उस पर हमको ध्यान देना है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। वैदिक शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से दोष रहे, इस पर हमको ध्यान देना है। जो सबसे पहला दोष हमको दिखाई देता है वह है धर्म को अत्यधिक महत्व देना। धर्म को अत्यधिक महत्व देना, ये पहला दोष है। धर्म आधारित शिक्षा प्रणाली थी, इसलिए धर्म को अधिक महत्व देते थे। शूद्र और जन सामान्य की शिक्षण की उपेक्षा होती थी। शूद्रों और जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। शूद्रों और जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा की गई। उस समय शूद्रों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। वही आश्रम में प्रवेश पाते थे। जन सामान्य के लिए या शूद्रों के लिए शिक्षा की
व्यवस्था नहीं थी और ये कारण हुआ कि वैदिक शिक्षा से इतर जब बौद्ध शिक्षा का जन्म होता है, जैन शिक्षा का जन्म होता है, तो वहां धीरे धीरे सबका झुकाव होने लगा। लोक भाषाओं को कम महत्व दिया गया, लोक भाषाओं को कम महत्व दिया गया, लोक भाषाओं को कम महत्व दिया गया और संस्कृत को ज्यादा महत्व दिया गया। संस्कृत को ही बढ़ाने का कार्य किए उस समय के ऋषि मुनि। यह भी एक वैदिक शिक्षा की कमी थी। विचार स्वतंत्रता का अभाव था, सभी अपने बात को स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकते थे। कठोर अनुशासन विचार स्वतंत्रता को दबा देता था। सांसारिक जीवन की उपेक्षा होती थी और मोक्ष पर बल दिया जाता था। मोक्ष पर बल और सांसारिक जीवन की उपेक्षा, यह भी वैदिक शिक्षा की कमी थी। शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि देखा जाता था। जो शिक्षित हो जाते थे, आश्रमों में जो विद्या ग्रहण कर लेते थे, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो शिक्षित होने के पश्चात शारीरिक श्रम करने से बचते थे और शूद्रों के ऊपर सब कुछ थोप दिया जाता था, उन्हीं से कार्य कराते थे। तो एक ये भी कमी थी, शारीरिक श्रम की उपेक्षा, शारीरिक श्रम की उपेक्षा। नवीन धर्मों का अनादर, जो नवीन धर्मों का अनादर, जो बौद्ध जैन धर्म की स्थापना हुई उसका अनादर किया गया। उसमें जो ब्रह्मचारी थे, ऋषि थे, वो उसका विरोध करते थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की भी अवहेलना हुई। उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, पहले तो स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, बहुत सी ऐसी स्त्रियां हुई, बहुत सी ऐसी ऋषि कन्याएं हुई, घरानों की कन्याएं हुई जो अध्ययन की, अच्छे अच्छे पद को प्राप्त की। मैत्रेयी, अपाला, गार्गी, ऐसी बहुत सी महिलाएं हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसका विरोध हुआ और धीरे धीरे वह महिलाओं, स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित हो गई। परीक्षा प्रणाली की उपेक्षा, वैदिक काल में परीक्षा नहीं होती थी, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, इसलिए परीक्षा प्रणाली की उपेक्षा भी हुई। परीक्षा प्रणाली की उपेक्षा, ये वैदिक कालीन शिक्षा की कमियां रही, ये दोष रहे। इन कमियों के कारण बौद्ध शिक्षा का जन्म होता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि वैदिक कालीन जो दोष रहे हैं, वैदिक कालीन जो कमियां रही हैं, उसका समाधान करके आज भी हम
अपनी शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बना सकते हैं। विशेषकर इस आधुनिकता के दौर में इस पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य मूल्यों को धारण करने के पश्चात हमको वैदिक शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें विनयशीलता, नैतिक चरित्र, कार्य अनुभव, समावर्तन, उपदेश, गुरु, श्रद्धा आदि से ऐसी समस्याओं का समाधान संभव है जो कि वैदिक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जब हमारी शिक्षा में पुरातन सनातन गुणों, मूल्यों, आदर्शों को सम्मिलित किया जाएगा तो हमारी शिक्षा प्रणाली अतीत की भांति छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करेगी तथा भारतीय शिक्षा के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करेगी। सनातन आदर्शों के समावेशन से ही, सनातन आदर्शों के आत्मसातीकरण से हमारी पुरातन जो समृद्धि है, जो वैभव है, उसकी पुनर्स्थापना संभव हो सकेगी। इसलिए ऐसी कमियों, ऐसे दोषों का समाधान हम पुरातन जो समावर्तन उपदेश है, नैतिक चरित्र, विनयशीलता, जो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता रही है, उससे समाधान किया जाना चाहिए। तो हम पुनः उस विश्व गुरु के उपाधि को धारण कर सकेंगे। आगे हम बौद्ध शिक्षा पर आधारित वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।